हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ये लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट टॉपिक प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, क्या स्टार्ट किया था? प्लांट वाटर रिलेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था डिफ्यूजन। ठीक है, क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन पढ़ा था। आज हम उसकी यूनिट का प्लांट वाटर रिलेशन से संबंधित दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? ऑस्मोसिस, जिसको कहते हैं हम परासरण। ठीक है, क्या कहते हैं? परासरण। ठीक है, अब परासरण होता क्या है? ठीक है, परासरण कितने प्रकार का होता है तथा परासरण का क्या महत्व होता है? तो सबसे पहले देखें कि परासरण की खोज की थी। ठीक है, परासरण क्रिया की जो खोज की थी, ठीक है, परासरण क्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एबिनोलेट ने। ठीक है, किसने की थी? एबिनोलेट ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1784 में। ठीक है, कब की थी? 1784 में। ठीक है, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट जो है कि परासरण क्रिया का मापन जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, परासरण क्रिया का मापन जिस उपकरण द्वारा किया जाता है अर्थात परासरण उपकरण। ठीक है, परासरण का उपकरण जो है उसका जो खोज की थी उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्मोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्मोमीटर कहते हैं। ऑस्मोमीटर की जो खोज की थी वह किसने की थी? फेफर ने। ठीक है, किसने की थी? फेफर ने की थी। कब की थी? 1827 में। ठीक है, कब की थी? 1827 में की थी। अब सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है? परासरण किसे कहते हैं? मान लीजिए हम 2 विलयन हैं। ठीक है, क्या है? 2 विलयन लेते हैं हम। देखिए, एक प्रयोग करके देखते हैं हम। ठीक है, कि मान लीजिए एक हमने यूट्यूब की एक नली ली। ठीक है, क्या ली? एक यूट्यूब की नली लेते हम। ठीक है, इस यूट्यूब की नली में ठीक है क्या करते हैं हम? इसके 2 भाग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? बीच में एक कौन सी झिल्ली लगाते हैं हम? सेमी परमेएबल। ठीक है, कौन सी झिल्ली? इसको हम इसके 2 भाग कर देते हैं इस यूट्यूब के। ठीक है, तथा इसके कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा करते हैं? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब दोनों तरफ हम क्या लेते हैं? इसको तो मान लेते हैं हम ए भाग तथा इसको मानते हैं हम बी भाग। ठीक है, ए भाग और बी भाग। ठीक है, अब इस क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इसको 2 भागों में बांट दिया तथा इधर हमने क्या कर दिए? 2 विलयनों से भर दिया इसको। ठीक है, क्या कर दिया? 2 विलयनों से इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, इधर विलयन जो है इस लेवल तक रखा इसको। ठीक है, तथा दूसरी तरफ जो है अलग प्रकार का विलयन रखा, सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो है सॉल्यूशन 1। ठीक है, कौन सा है? सॉल्यूशन 1 तथा इधर जो है वो है सॉल्यूशन 2। ठीक है, सॉल्यूशन 2 अर्थात विलयन फर्स्ट और तथा विलयन 2। अब देखते क्या है इसमें कि इसमें क्या होता है कि सेमी परमेएबल के द्वारा अब इधर इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन है वो कैसी है? हाई। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसी है? हाई है। तथा इधर जो है जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, क्या है? वाटर पोटेंशियल है, जो जल विभव है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जो है वो कैसा है? हाई है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कैसा है? हाई है सॉल्यूशन का। तथा इधर देखें तो जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो है। तथा इसका जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या है? वाटर जो पोटेंशियल है वो कैसा है? लो। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कैसा है? लो है। तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होता है? कुछ समय के पश्चात जो ये सब सॉल्यूशन ए है, ठीक है, उसमें से विलायक के जो अणु हैं अर्थात जो जल के अणु हैं वो किधर प्रवेश कर जाते हैं? तो सॉल्यूशन 2 में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, क्या कुछ समय पश्चात क्या देखते हैं कि इनका जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है? बराबर का। ठीक है, वो कैसा हो जाता है? लेवल सेम हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ? ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या हुआ
कि सॉल्यूशन जो फर्स्ट है इससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किधर की तरफ मूव कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं किधर, सॉल्यूशन सेकंड में, ठीक है, कहां पर मूव कर जाते हैं, सॉल्यूशन सेकंड की ओर मूव कर जाते हैं। अर्थात ये जो प्रक्रिया है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है, जल के अणु जो हैं, ठीक है, वह उच्च जल विभव से, ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल से किधर की ओर, लो वाटर पोटेंशियल की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, परासरण, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें परिभाषा देखें हम, तो परिभाषा क्या होगी इसकी, ठीक है, कि परासरण है क्या, तो परासरण का मतलब होता है विलायक के अणुओं का, ठीक है, किसका, विलयन में से विलायक के अणुओं का, ठीक है, विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाली विसरण प्रक्रिया, द्वारा होने वाली विसरण प्रक्रिया, होने वाली विसरण प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, ठीक है। तो यह प्रोसेस जो है अर्थात परासरण प्रक्रिया में केवल क्या होता है कि जो विलयन लेते हैं उसमें से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से, ठीक है, एक विलयन से दूसरे माध्यम में तथा दूसरे विलयन में क्या करते हैं, विसरित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को जो क्या है, एबी नॉलेज ने क्या नाम दिया, ऑस्मोसिस नाम दिया, परासरण नाम दिया। या इसकी दूसरी परिभाषा भी ये हो सकती है कि इसको क्या कह सकते हैं हम, जल के अणुओं का, ठीक है, क्या कह सकते हैं, जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को, ठीक है, होने वाले विसरण को, होने वाले विसरण को, ठीक है, क्या कहते हैं हम, परासरण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अर्थात ये कहते हैं हम कि परासरण प्रक्रिया, देखो ऑस्मोस जो डिफ्यूजन पढ़ा था उसमें तो क्या करते हैं कि जो ठोस, द्रव, गैस आदि के अणु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सांद्रता की, सांद्रता प्रवणता की ओर गति करते हैं। लेकिन परासरण प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी विलयन में से केवल और केवल किसका विसरण होता है, जल के अणुओं का, तो जल के अणुओं का अर्थात विलायक का विसरण होता है। अब कोई भी माध्यम देख लें हम, ठीक है, कोई भी विलयन देख लें हम, कहीं पर भी जो विलायक का कार्य करता है, ठीक है, कौन करता है, विलायक का कार्य करता है, वो सभी क्या होता है, जल, ठीक है, किसी भी विलयन में जो सर्वाधिक विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, जल होता है। इसलिए हमने ये परिभाषा लिखी है, जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले मिश्रण को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हो रही किसकी, हमारी परासरण प्रक्रिया की। अब ये देखते हैं कि परासरण प्रक्रिया में, ठीक है, परासरण प्रक्रिया में कि ये परासरण प्रक्रिया किसके कारण होती है, ठीक है। यदि हम देखें, फर्स्ट पॉइंट देखें इसमें कि यदि हम दो विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं, यदि हम दो विलयन लें, दो सॉल्यूशन लें, ठीक है, दो सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें से कैसा हो, एक तो कैसा हो, सांद्र विलयन, ठीक है, कैसा हो, सांद्र विलयन, तथा एक कैसा हो, तनु विलयन, ठीक है, कैसा हो, तनु विलयन हो। अब इनके मध्य जो विसरण प्रक्रिया होती है, सॉरी परासरण प्रक्रिया होती है, वो किसके कारण होती है, रासायनिक विभव के कारण, ठीक है, किसके कारण होती है, रासायनिक विभव के कारण, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से कि जो यदि हम कोई भी दो विलयन लें, ठीक है, जिनकी सांद्रता क्या है, अलग अलग है, ठीक है, दो विलयनों की क्या है, सांद्रता अलग अलग होती है, तो जो परासरण प्रक्रिया होती है मुख्य रूप
से किसके कारण होती है? रासायनिक विभव के कारण होती है। ठीक है, लेकिन यदि क्या लें हम 1 तो विलयन लें, ठीक है, क्या लें हम 1 विलयन लें तथा क्या लें 1 विलायक, ठीक है, ये क्या लें 1 विलायक लें। ठीक है, यहाँ तो देखो दोनों क्या है? विलयन है, लेकिन उनकी सांद्रता कैसी है? अलग अलग है। यदि हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, एक तो विलयन लेते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, सांद्र हो, तनु हो, कोई सी भी हो, ठीक है, तथा एक क्या लेते हैं हम? शुद्ध विलायक लेते हैं। शुद्ध विलायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम? जल का। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। तो जो परासरण प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो परासरण प्रक्रिया होती है वह किसके कारण होती है? जल विभव के कारण। ठीक है, किसके कारण होती है? जल विभव के कारण होती है, वाटर पोटेंशियल के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि यदि दो विलयन हम लेते हैं जो इनकी सांद्रता कैसी है? अलग अलग होती है, भिन्नता पाई जाती है, तो जो परासरण प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है? रासायनिक विभव के कारण होती है। तथा एक विलयन तथा एक विलायक लेते हैं, शुद्ध विलायक लेते हैं, तो जो परासरण प्रक्रिया होती है वह किसके कारण होती है? जल विभव के कारण होती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी सामान्य बातें हैं परासरण प्रक्रिया की। ठीक है, अब परासरण प्रक्रिया के प्रकार देखें हम। ठीक है, आज समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। परासरण क्रिया की खोज किसने की? एपिनोलेट ने की। परासरण क्रिया का मापन जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोमीटर कहते हैं, जिसकी खोज फेफर ने की थी। ठीक है, अब परासरण प्रक्रिया क्या? विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाली मिश्रण प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा? विलायक के अणुओं का। विलायक के रूप में हम सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? जल का करते हैं। इसलिए इसकी दूसरी परिभाषा ये देते हैं कि जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाली मिश्रण को, ठीक है, होने वाले मिश्रण को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, परासरण में किसका मूवमेंट होता है? जल के अणुओं का। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? परासरण के प्रकार। परासरण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस अर्थात परासरण के प्रकार। ठीक है, परासरण के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें क्या है? विलयन के प्रकार। कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑस्मोसिस के प्रकार पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो टाइप का विलयन है वह है अति परासरी। ठीक है, कौन सा विलयन? अति परासरी, या इसको कहते हैं हम उच्च परासरी विलयन। ठीक है, अति परासरी या उच्च परासरी विलयन अर्थात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहला जो है वो है अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो है वो है हमारा निम्न परासरी। ठीक है, कौन सा? निम्न परासरी या अल्प परासरी विलयन। ठीक है, निम्न परासरी या अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे प्रकार का। तथा तीसरे प्रकार का जो विलयन होता है, ठीक है, वह होता है समपरासरी विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन? समपरासरी विलयन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीन प्रकार के विलयन होते हैं जिनके कारण, ठीक है, परासरण प्रक्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, अब अति परासरी विलयन, अल्परासरी विलयन तथा समपरासरी विलयन किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इधर एक एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लीजिए कि एक बर्तन लिया हमने, ठीक है, इसमें क्या रखा हमने? कोई एक कोशिका। ठीक है, क्या रखी? ये कोई सेल है। ठीक है, और इसको किसके अंतर्गत रखा हमने? विलयन में। ठीक है, क्या रखा? किसी विलयन में रख दिया, इसके सॉल्यूशन में रख दिया। ठीक है, क्या है ये? सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तथा इसमें क्या है? कोशिका रस। ठीक है, क्या है? कोशिका रस पाया जाता है। ये क्या है? एक सेल है। अब ये देखते हैं कि
अब इसमें देखो दो प्रकार के विलयन की बात करते हैं हम, ठीक है। पहला तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तथा दूसरी बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या, कंसंट्रेशन सांद्रता, ठीक है, कोशिका रस की, ठीक है, सेल के अंदर उपस्थित सॉल्यूशन की, अर्थात विलयन की सांद्रता, ठीक है, क्या है, विलयन की सांद्रता, तथा दूसरी ओर चल लेते हैं हम कोशिका रस की सांद्रता, ठीक है, कोशिका रस की सांद्रता अर्थात साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या है, साइटोप्लाज्म, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका रस की सांद्रता। अब ऐसे देखते हैं हम कि अति परासरी, अल्प परासरी या सम परासरी विलयन किसे कहते हैं। अति परासरी विलयन किसे कहते हैं कि वह विलयन जिसमें विलयन की सांद्रता कैसी हो, अधिक हो, ठीक है, विलयन की सांद्रता कैसी हो, अधिक हो, तब किसकी तुलना में, कोशिका रस की तुलना में, ठीक है, कोशिका रस की तुलना में कैसी हो, अधिक हो, अर्थात जब विलयन की सांद्रता, ठीक है, इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन कोशिका रस की तुलना में कैसी हो, अधिक हो, ठीक है, तो इस प्रकार का जो विलयन है वो क्या कहलाता है, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दोबारा से बोलते हैं कि जब विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कैसी हो, अधिक पाई जाती हो, ठीक है, विलयन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना की सांद्रता की तुलना में कैसी हो, अधिक होती है, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, हम अति परासरी विलयन कहते हैं। इसके विपरीत देखते हैं हम कि जब विलयन की सांद्रता, ठीक है, कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कैसी हो, कम हो, ठीक है, जब विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कैसी हो, कम हो, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, हम अल्प परासरी विलयन, ठीक है, क्या कहेंगे, अल्प परासरी विलयन कहेंगे। तीसरे प्रकार का जो विलयन है वो है समपरासरी विलयन, अर्थात इसमें विलयन की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता दोनों कैसी होती है, समान होती है, ठीक है, दोनों कैसी होती है, समान होती है। तो सांद्रता के अनुसार जो विलयन पाए जाते हैं, तीन प्रकार के विलयन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में अधिक हो तो उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कैसी हो, कम हो, तो उसे अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा है समपरासरी विलयन, कि जब कोशिका रस की सांद्रता और विलयन की सांद्रता कैसी हो, एक समान हो, तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, हम समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के विलयन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इस विलयनों के आधार पर जो हम पढ़ने वाले मुख्य टॉपिक हो गया है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, परासरण के प्रकार, परासरण कितने प्रकार का होता है। तो परासरण जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अंतःपरासरण और दूसरा होता है बहिःपरासरण, ठीक है। पहला जो है वो है एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, कौन सा है, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, इसको कहते हैं हम अंतःपरासरण, ठीक है, क्या कहेंगे, अंतःपरासरण। दूसरे प्रकार का जो टॉपिक है वो है एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, क्या है, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, अर्थात बहिःपरासरण या बाह्य परासरण, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस तथा एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, ये दो प्रकार का परासरण पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि होता क्या है कि एंडोऑस्मोसिस किसे कहते हैं और एक्सोऑस्मोसिस किसे कहते हैं। अंतःपरासरण देखो किसे कहेंगे, ठीक है, वही डायग्राम बनाकर बता रहा हूं मैं, एक छोटा सा, ठीक है। मान लीजिए हमने इसमें कोई एक सेल रखी है, ठीक है, इस विलयन में एक सेल रखी और हमने क्या लिया, सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है एंडोऑस्मोसिस में,
ठीक है। एंडो सॉल्यूशन क्या है कि जब किसी कोशिका को, ठीक है, जल या किसमें रख दिया जाए, अल्प परासरी विलयन में, अर्थात कौन से सॉल्यूशन में रखा जाए इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, किसमें रखा जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, किसको, सेल को। सेल के लिए हमने किसका उपयोग किया है, किशमिश का, ठीक है, किसका उपयोग किया है, किशमिश का किया है। अब ये कैसा है, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अल्प परासरी विलयन है। अल्प परासरी विलयन का मतलब क्या होता है, कोशिका रस की जो कोशिका रस की सांद्रता वो अधिक है, यानी उसमें विलय पदार्थ कैसे हैं, ज्यादा है, तथा विलायक के अणु कैसे हैं, कम है, ठीक है। विलय पदार्थ में क्या है, अधिक है, अर्थात विलायक की यानी जल की सांद्रता कैसी है, कम है। जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है कि इसमें विलय पदार्थों की संख्या जो है, सांद्रता वो है वो कम है, लेकिन विलायक की सांद्रता कैसी है, अधिक है। तो इसमें देखते हैं कि जब हम किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो जो जल के अणु हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन के अणु हैं वो कहां पर प्रवेश करने लगते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। कहां पर प्रवेश करने लगते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। और यह जो कोशिका है, ठीक है, जब जो जल के अणु में कब तक गमन करेंगे, जब तक दोनों के विलायक के अणु की सांद्रता कैसी हो जाती है, समान हो जाती है, ठीक है, तब तक ये प्रवेश करते हैं, तथा ये कोशिका है वो कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है, ठीक है, कोशिका कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार जो देखते हैं जल के अणु कहां पर मूव करे, बाहर से अंदर की ओर मूव करे, ठीक है, इसलिए इस प्रकार के परासरण को क्या कहा जाता है, अंतः परासरण कहते हैं, ठीक है। वही परिभाषा क्या है इसकी, देखें एक लाइन में, कि जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो विलायक के अणु जो हैं विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, ठीक है। जो जल के अणु हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, किशमिश को, ठीक है, किसको, किशमिश को जल में रखने पर, किसमें रखने पर, जल में रखने पर फूल जाना, ठीक है, जल में रखने पर फूल जाना, ठीक है। यह जो प्रक्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है, एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण के नाम से जानी जाती है। इसके जस्ट विपरीत जो लेते हैं वो कौन सी, हमारी बहिर्परासरण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, बहिर्परासरण प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि किसी कोशिका को, ठीक है, किसके अंतर्गत रखा जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर रखा गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये देखते हैं कि जो जल के अणु हैं, ये क्या है, सेल, ठीक है, जल के अणु हैं जो बाहर कोशिका से बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है, जल के अणु कोशिका रस से विलयन की ओर मूव करने लगते हैं, जिसके कारण जो कोशिका है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, हमारी एंडोऑस्मोसिस कहलाती है। इसका एग्जांपल क्या है, जस्ट विपरीत, के अंगूर को, ठीक है, अंगूर को सांद्र विलयन में रखने पर, इसमें रखने पर, सांद्र विलयन में रखने पर अंगूर का सिकुड़ जाना, ठीक है, अंगूर का सिकुड़ जाना, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया का एग्जांपल है ये, बहिर्परासरण का एग्जांपल, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा ये होगी बहिर्परासरण की, कि जब किसी कोशिका को अति परासरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, जल के अणु कोशिका रस से बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम बहिर्परासरण कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस के दो टाइप्स है हमारे, ठीक है, कौन कौन से, एक तो एंडोऑस्मोसिस और तथा दूसरा एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं हम कि परासरण में क्या होता है, परासरण प्रक्रिया जब होती है कोशिका के मध्य और विलयन के मध्य, ठीक है, कोशिका के मध्य और विलयन के मध्य जब परासरण प्रक्रिया होती है तो कोशिका तथा विलयन में कुछ प्रकार के दाब लगते हैं, प्रेशर से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रेशर जनरेट होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो कोशिका में नेक्स्ट जो टॉपिक है, परासरण प्रक्रिया के कारण, ठीक है, किसके कारण, परासरण क्रिया के कारण, ठीक है, कोशिका में
कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब, उत्पन्न होने वाले विभिन्न दाब, ठीक है। नेक्स्ट जो है परासरण प्रक्रिया के कारण, ठीक है, कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न दाब, ठीक है। अब कौन कौन से प्रकार के दाब होते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि कोई भी कोशिका है उसको किसी सॉल्यूशन के अंतर्गत रखना है, ठीक है। किसके अंतर्गत रखा, कोई एक कोशिका है, ठीक है, क्या है, कोशिका है। इसके अंतर्गत देखते हैं हम, ठीक है, ये क्या है, सेल, ठीक है, पूरी क्या सेल, ये है इसकी क्या, सेल वॉल, ठीक है, क्या है, सेल वॉल, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसको किसके अंतर्गत रखा हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत, इस जल के अंतर्गत, ठीक है, क्या है, जल में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या वाटर के अंतर्गत, ठीक है, जल के अंतर्गत रखा। अब देखते हैं इसमें कि जब परासरण प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो कोशिका में कौन कौन से दाब लगते हैं। अब देखो, जब हम किसी कोशिका को, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर रखा है, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका की, यह किसके रूप में कार्य करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जब इसको किसी को किसके अंतर्गत रखा, ब्लैक के मध्य रखा, तो इसमें कौन कौन से विभिन्न प्रकार के दाब लगते हैं। तो देखो, हाइपोटोनिक वाटर के अंतर्गत रखा है, तो कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, एंडोस्मोसिस, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोस्मोसिस होती है। अब एंडोस्मोसिस जब होती है, तो देखो, जब वाटर के अणु जो है किसके अंदर प्रवेश करते हैं, जल के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल जो है, जब जल के जो अणु हैं, विलायक के जो अणु हैं, विलायक जब कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, तो जल के अणुओं को, ठीक है, जल के अणुओं को कोशिका रस जो होती है, कोशिका रस के जो विलय पदार्थ के जो अणु होते हैं, वो इनको अंदर आने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, जल के अणुओं को अंदर आने से रोकते हैं, ठीक है। जो कोशिका रस के अणु हैं, विलयन के अणु हैं, वो जल के अणुओं को कोशिका के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। अब ये रोकने के लिए जो दाब लगाया गया है, जल के अणुओं को कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए, इसके विरुद्ध रोकने के लिए जो दाब लगाया गया है, उस दाब को क्या कहते हैं हम, परासरण दाब, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओपी से, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ओपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा यही है कि यदि किसी कोशिका को विलायक के मध्य रखा जाता है, तो विलायक के अणु जब जल में प्रवेश करते हैं, तो विलायक के अणुओं को प्रवेश करने के से रोकने के लिए जो दाब, कोशिका के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, ठीक है, याद रखना, विलायक के अणुओं को कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए, रोकने के लिए, प्रवेश को रोकने के लिए कोशिका के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को क्या कहते हैं हम, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, तथा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि परासरण दाब जो है वो क्या है, कम है, ठीक है, परासरण दाब क्या है, कम है, और विलायक के अणु जो है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, विलायक के अणु जो है मान लीजिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब जब विलायक के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये विलायक के अणु जो हैं, इस कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इन पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, यानी विलायक के अणु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पर क्या दाब लगाते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली को किसकी ओर धकेलते हैं, कोशिका भित्ति की ओर धकेलते हैं, अर्थात विलायक के अणु के द्वारा कोशिका झिल्ली पर जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को कहते हैं हम स्फीति दाब, ठीक है, कौन सा दाब कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं, जिसको कहते हैं हम टर्गर प्रेशर, ठीक है, कौन सा प्रेशर, टर्गर
प्रेशर। ठीक है, याद रखिए ना। दूसरे प्रकार का दाब है वो क्या है, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। स्फीति दाब कहते हैं कि जब अंतःपरासरण से कोशिका रस के अंदर तो जो विलायक के अणु प्रवेश कर गए हैं, ठीक है, अंतःपरासरण के द्वारा विलायक के अणु जो कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए हैं, ये विलायक के अणु कोशिका झिल्ली को किसकी ओर धकेलते हैं, कोशिका भित्ति की ओर धकेलते हैं, और इसके में जो दाब लगाया जाता है विलायक के अणु के द्वारा कोशिका झिल्ली को ऊपर धकेलने के लिए, वह दाब क्या कहलाता है, हमारा स्फीति दाब या टारगेट प्रेशर कहलाता है। अब देखो कि ये जो विलायक के अणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कोशिका झिल्ली को क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव करा रहे हैं। ठीक है, विलायक के अणु जो है कोशिका झिल्ली को कोशिका भित्ति की ओर मूव कराते हैं, दाब लगाते हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है, वो भी क्या करती है कि इस कोशिका को पूर्व स्थिति में लाने के लिए, ठीक है, पूर्व स्थिति में लाने के लिए इस टर्गर प्रेशर के विरुद्ध और समान मात्रा में विपरीत दिशा में क्या लगाती है, दाब लगाती है। क्या लगाती है, दाब लगाती है। अर्थात विलायक के अणुओं के द्वारा कोशिका झिल्ली को, ठीक है, अपनी पूर्ण स्थिति में लाने के हेतु स्फीति दाब के विरुद्ध कोशिका भित्ति के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को क्या कहते हैं हम, वॉल प्रेशर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भित्ति दाब। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, भित्ति दाब कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, वॉल प्रेशर के नाम से जाना जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, WP से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कोशिका झिल्ली को रखा जाता है किसी विलायक में, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के दाब लगते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रेशर होते क्या है। तो देखो, सबसे पहले कि जब किसी कोशिका को विलायक के मध्य रखा जाता है, तो विलायक के अणु, ठीक है, कोशिका रस के अंदर प्रवेश करते हैं, तो कोशिका विलायक के अणुओं को कोशिका के अंदर प्रवेश को रोकने के लिए कोशिका के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दूसरा कि जब विलायक के अणु इसके अंदर प्रवेश कर गए हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए हैं, तो विलायक के अणु के द्वारा, ठीक है, कोशिका झिल्ली को कोशिका भित्ति की ओर धकेला जाता है। अर्थात विलायक के अणु के द्वारा कोशिका झिल्ली के ऊपर, ठीक है, जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब, जिसके कारण जो होता है कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत अवस्था में आ जाती है, फूल जाती है। ठीक है, लेकिन उसी समय अब कोशिका को अपनी पूर्व स्थिति में लाने के लिए, ठीक है, कोशिका को यदि मान लीजिए टर्गर प्रेशर ज्यादा हो गया, टर्गर प्रेशर कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, इसके विरुद्ध कोई दाब नहीं लगाया गया, तो कोशिका क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, फूल करके हो जाएगी, फट जाएगी। इसीलिए कि टर्गर प्रेशर के विरुद्ध कोशिका को पूर्ण स्थिति में लाने के लिए, ठीक है, पूर्ण स्थिति में लाने के लिए कोशिका भित्ति के द्वारा टर्गर प्रेशर के विरुद्ध और बराबर मात्रा में जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को क्या कहते हैं हम, भित्ति दाब या WP कहते हैं। ठीक है, एक 4th प्रकार का दाब जो होता है, उसको क्या कहते हैं हम, विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, DPD से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, DPD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका रस की सांद्रता है तथा जो विलयन है, इन दोनों के मध्य या 2 विलयनों के मध्य जो विसरण दाब में भिन्नता होती है। ठीक है, दोनों के विसरण दाब में जो अंतर होता है, ठीक है, विसरण दाब में जो अंतर होता है, उस विसरण दाब के अंतर को ही किस नाम से जाना जाता है, विसरण दाब न्यूनता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता जो है, जिसकी खोज जो की थी, किसने की थी, मेयर ने। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता की खोज जो की थी, किसने की थी, मेयर ने की थी। ठीक है, किसने की थी, मेयर ने की थी। तथा दूसरे वैज्ञानिक थे रेनर। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे, रेनर थे, जिन्होंने DPD को किस नाम से जाना, SP। ठीक है, अर्थात चूषण दाब। कौन सा
सा दाब? सक्सेशन प्रेशर अर्थात चूषण दाब को नाम दिया। तो ये विभिन्न प्रकार के दाब हैं जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में कोशिका के मध्य लगते हैं, परास कोशिका में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी एंड डीपीडी। ठीक है, अब इन सभी में संबंध देखें। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध। ठीक है, जो जितने भी दाब हैं हमारे, कौन कौन से दाब हैं? फर्स्ट जो दाब है पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर एंड डीपीडी। ठीक है, इन तीनों में के चारों में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है? तो इनका जो मुख्य संबंध है इसको एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उसको कहते हैं हम डीपीडी। ठीक है, क्या? डीपीडी, जिसको रेनर ने ठीक है किस नाम से दिया? एचपी के नाम से दिया तथा इसको ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब टीपी जो है वो किसके बराबर होता है? डब्ल्यूपी के बराबर होता है, इसलिए डब्ल्यूपी भी इसको रख सकते हैं। तो चारों के मध्य जो संबंध होता है वो ये होता है डीपीडी बराबर एचपी बराबर ओपी माइनस टीपी या डब्ल्यूपी। इसको हम डायरेक्टली इस प्रकार से लिखते हैं, यूज कर सकते हैं, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, किसके ऐसे लिख सकते हैं? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब इस संबंध में देखते हैं कि तीन प्रकार की कोशिकाएं लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि तीनों में जब इस सूत्र को लगाया जाता है तो क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। पहली यदि देखते हैं कौन सी? पूर्ण स्फीत कोशिका में। ठीक है, कौन सी कोशिका में? पूर्ण स्फीत सेल में। ठीक है, पूर्ण स्फीत कोशिका में क्या होता है कि पूर्ण स्फीत कोशिका में जो होता है ठीक है, तो टीपी बराबर होता है वो कितना होता है? 0। ठीक है, टीपी बराबर जो होता है वो कितना होता है? टीपी बराबर जो होता है पूर्ण स्फीत कोशिका में वो किसके बराबर होता है? ओपी के बराबर। ठीक है, जो टर्गर प्रेशर है वो सदैव किसके बराबर होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए जो डीपीडी है ठीक है वो सदैव कैसी होती है? विसरण दाब भिन्नता कैसी होती है? सदैव 0। ठीक है, विसरण दाब भिन्नता कैसी होती है? 0 होती है। ठीक है, इसके एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए टीपी बराबर कितनी है? 12 एटीएम। ठीक है, ओपी बराबर कितनी है? 12 एटीएम। दोनों कैसी है? समान है। तो डीपीडी बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 12 अर्थात डीपीडी बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके कारण जो है यदि डीपीडी बराबर 0 है तो जो कोशिका है और विलयन है ब्लैक के मध्य है, इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी, वाटर किसी की ओर वो नहीं करता है। दूसरी तरफ देखते हैं कौन सी? पूर्ण श्लथ कोशिका में। कौन सी कोशिका में? श्लथ कोशिका में देखते हैं कि श्लथ कोशिका में जो होता है टीपी बराबर कितना होता है? 0। ठीक है, टीपी बराबर कितना होता है? 0 होता है। श्लथ कोशिका में टीपी बराबर कितना होगा? 0 होगा। मान लीजिए ओपी बराबर हो गया 12 और टीपी बराबर हो गया 0, तो सूत्र में हम लगाएं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, ओपी माइनस टीपी लगाते हैं तो ओपी तो है हमारा कितना? 12 और टीपी बराबर 0, तो डीपीडी बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। अर्थात जो विसरण दाब भिन्नता होगी वो कैसी होगी? अधिकतम होगी। इसमें विसरण दाब भिन्नता 0 होती है और इसमें विसरण दाब कैसी होगी? उच्च होगी श्लथ कोशिका में। किसकी अपेक्षा? पूर्ण स्फीत कोशिका की अपेक्षा, जिसके कारण जो है वाटर जो है वो क्या होगा? कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो कोशिका ले हम श्लथ कोशिका के समान ही मानी जाती है, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। कौन सी कोशिका? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। इसमें क्या होता है कि जो टीपी बराबर होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, टीपी बराबर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो डीपीडी बराबर क्या होगा? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। मान लीजिए ओपी बराबर तो कितना है? 12 और टीपी बराबर कितना है? -12। कुछ भी ले लें, 12 ले लें, 6 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें। टीपी बराबर कितना है? 4 है। ठीक है, तो डीपीडी बराबर कितना होगा? ओपी माइनस -4। ठीक है, टीपी कितना? -4, तो डीपीडी बराबर कितना हो जाएगा? ओपी कितना लिया हमने? 12 लिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जिसके कारण वाटर अंदर जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में प्रवेश कर जाएगा
अर्थात जो मिश्रण दाब न्यूनता होती है डीपीडी होती है वो कैसी होती है, अधिकतम होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के दाब हैं तथा विभिन्न कोशिकाओं में परासरण प्रक्रिया से क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है कि आज का हमारा परासरण। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको परासरण क्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए भगवती क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज। थैंक यू।